खबर दिन भर देखेंगे आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर, आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। संचार साथी ऐप पर मरकज का यूटर्न, एतराजात और सख्त सियासी रद्दअमल के बाद प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म लिया वापस। तंबाकू मसनूआत पर एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ाने से मुतालिक सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल लोकसभा में हुआ मंजूर। दिल्ली में फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, पायदार अमन के लिए आलमी कोशिशों की जरूरत पर दिया गया जोर। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय ममालिक को तीसरी जंग अजीम शुरू करने की दी धमकी। संचार साथी ऐप के मामले पर बढ़ते एतराजात और सख्त सियासी रद्दअमल के बाद मरकजी हुकूमत ने बिलाखिर प्री इंस्टॉलेशन का हुक्म वापस ले लिया है। कल वजीर इत्तलात व नशरियात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ज़बानी तौर पर यह वजाहत दी थी कि इस ऐप को डाउनलोड करना लाजमी नहीं है और अब हुकूमत ने इस हवाले से बाज़ाब्ता बयान भी जारी कर दिया है। सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि संचार साथी सेफ्टी ऐप के साथ जासूसी ना तो मुमकिन है और ना ही ऐसा होगा। दूरसंचार का क्षेत्र एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को विश्व के साथ जोड़ने का, और आज देश के अंदर हमारे 1 बिलियन यूजर्स हो चुके हैं सर। लेकिन जहां सकारात्मक उपयोग भी किया जाता है, ऐसे कई तत्व हैं जो इसका नकारात्मक उपयोग भी करते हैं, और सरकार का दायित्व होता है कि देश की जनता और हर नागरिक को उस नकारात्मक प्रयोगों से हम लोग और तत्वों के से हम लोग जोड़ पाएं और सुरक्षित रख पाएं। इसी सोच के साथ संचार साथी पोर्टल की हमने शुरुआत की थी सर 2023 में, और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में हम लोग ने शुरुआत किया। अब संचार साथी क्या है? कांग्रेस ने संचार साथी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने के हुकूमत के मुजव्वज़ा इक़दाम पर तनकीद की। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिफाजत एक बहाना है, हदफ राजदारी है। उन्होंने मजीद कहा कि इक़दाम मरकज़ी हुकूमत की तरफ से शख्सी आज़ादी की मुनज़्ज़म खिलाफवर्जी के मुतरादिफ है। संचार साथी सामने के दरवाजे से कानूनी जामा ओढ़कर आपकी मोबाइल्स में घुस रहा है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपकी जिंदगी में घुस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, यह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री, आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश। लोकसभा ने सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। मुजव्वज़ा कानून का मकसद सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 में तरमीम करना है, खासतौर पर तंबाकू के मसनूआत जैसे सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू, जर्दे पर एक्साइज ड्यूटी और सेस में इजाफा करना है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कोई नया कानून नहीं और ना ही कोई इजाफी टैक्स है। उन्होंने कहा यह सेस नहीं है बल्कि यह एक एक्साइज ड्यूटी है जो जीएसटी से पहले मौजूद थी। उन्होंने कहा जीएसटी के नाफिज होने के बाद भी जुलाई 2017 से 2024 तक मुआवजे की सेस की शरहें कोई तब्दील नहीं की गई हैं। सीतारमण ने कहा जीएसटी के नफाज से पहले तंबाकू को शरहों में सालाना इजाफा किया गया था। उन्होंने ये बुनियादी तौर पर सेहत से मुतल्लिक खदशात की वजह से था, क्योंकि ज्यादा कीमतें या टैक्स का मकसद एक रुकावट के तौर पर काम करना था ताकि लोग तंबाकू के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला ना हो जाए। Sir, central excise rates are normally prescribed under the 4th schedule to the Central Excise Act of 1944. The rates for tobacco and tobacco products are in section 4 of that
Central Excise Act, that is, the rates for tobacco and tobacco products are in Section 4 of the 4th schedule of the Central. अपोजिशन कायद ने मरकज के नए लेबर कोड के खिलाफ एहतजाज किया और उनको फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया। अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि लेबर कवानीन को आसान बनाने के नाम पर मरकजी हुकूमत ने 4 नए लेबर कोड लाए हैं। इस बहाने से हुकूमत ने मजदूरों के तमाम हुकूक छीन लिए हैं जो उनके हाथ में थे। मजदूरों को पहले दिए गए तहफुजात को छीन लिया गया है और उनके इस्तेहसाल की नई राहें खोल दी गई है। पेश तफसीली रिपोर्ट। पार्लियामेंट के बाहर किए गए इस एहतजाज में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक पार्टी सरबराह सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने मरकजी हुकूमत के जरिए मुतारिफ कराए गए 4 नए लेबर कोड पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। इन कवानीन को इस्तेहसाल करने वाले और मजदूर मुखालिफ करार देते हुए गांधी ने कहा कि ये ज़ाब्ते मेहनत कशों से उनके मेहनत से कमाए गए हुकूक और तहफुजात को छीन लेने की चाल है। इन कोर्ट्स के जरिए मुतारिफ कराई जाने वाली कलीदी इस्लाहात में तमाम शोबों में कानूनी कम अज कम उजरत, खवातीन कारकुनों के लिए वसी हुकूक और हिफाजती इक़दामात और 40 साल से ज्यादा उम्र के कारकुनों के लिए लाजमी सालाना सेहत की जांच शामिल है। ट्रेड यूनियनों और अपोजिशन जमातों ने नए लेबर कवानीन पर सख्त तनकीद का इजहार किया है, खास तौर पर इन शिखों के खिलाफ जो 100 से 300 मुलाजमीन की बरतरफी और छाटनी के लिए लाजमी हुकूमती मंजूरी की हद को बढ़ाती है, मुमकिना तौर पर बड़े पैमाने पर मुलाजिमतों में कटौतियों को आसान बनाती है। कोर्ट्स फैक्ट्रियों में 9 से 12 घंटे तक और दुकानों और इदारों में 9 से 10 घंटे तक काम करने के जायज औकात को भी बढ़ाते हैं, जिससे कारकुनों की फलाह व बहबूद पर तशवीश पाई जाती है। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट ने हुकूमत से इन ज़ाब्तों को मनसूख करने का भी मुतालिबा किया और खबरदार किया कि इन इस्लाहात से मुल्क में मुलाजिमतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजदूरों के हुकूक को खतरा है। मरकजी वज़ीर मेहनत मनसुख मंडाविया ने कहा था कि नए कोड्स नौजवानों के लिए तकर्रुर के खतूत, खवातीन के लिए मसावी तनख्वाह और एहतराम, 1 साल की मुलाजिमत के बाद मुकर्ररा मुद्दत के मुलाजिमीन के लिए ग्रेजुएटी, 40 साल से ज्यादा उम्र के कारकुनों के लिए मुफ्त सालाना सेहत चेकअप, ओवर टाइम के लिए दोहरी उजरत, मौसर शोबों में काम करने वाले कारकुनों के लिए 100% सेहत की हिफाजत और बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक समाजी इंसाफ के मेयार के मुताबिक यकीनी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। टीएमसी के अरकान पार्लियामेंट ने बंगाल के ज़ैरुल तवा मरकज वाजिबात के मसाइल पर पार्लियामेंट के हाथों में एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि मरकज ने मगरबी बंगाल को 2 लाख करोड़ रुपए का मकरूज किया है। इसके बाद अरकान पार्लियामेंट ने इस मामले पर नारे लगाते हुए पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च किया। उनका कहना है कि मगरबी बंगाल को मनरेगा के वाजिबात पिछले 4 सालों से अदा नहीं किए गए हैं। मरकजी हुकूमत वाजिबात अदा करने के मुतालबे को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। देखिए, ये मुद्दा जो है बहुत ही अर्जेंट और गंभीर मुद्दा है। आपको पता है कि लास्ट 3-3.5 साल, ऑलमोस्ट 4 साल से बंगाल का जो 100 दिन का मनरेगा का जो ड्यूज है, वो ड्यूज हमें छोड़ा नहीं है। कैलकाटा हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2 बार, एक बार ऑर्डर पास किया, नेक्स्ट टाइम कंटेम्प्ट भी हो गया और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इनका जो हमारा अक़लियती उमूर के मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू ने आज पार्लियामेंट हाउस में सऊदी अरब की शूरा कौंसिल के एक वफद से मुलाकात की। वफद की क़यादत शूरा कौंसिल के रुकन और सऊदी इंडिया पार्लिमानी फ्रेंडशिप कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल रहमान, सऊदी के सिफारत खाने के काउंसलर रियाज अहमद, डॉक्टर अब्दुल्ला साद, डॉक्टर उस्मान बिन मूसा जैसे मुमताज अराकीन शामिल थे। मीटिंग में दोनों फरीकों के दरमियान गहराई और नतीजाखेज बातचीत हुई, जिसमें हिंदुस्तान और सऊदी ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई। उम्मीद पोर्टल पर आ रही दुश्वारियों के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वजीर बराए अक़लियती उमूर से मुलाकात का वक्त मांगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पोर्टल की मुद्दत में तोसी से इंकार कर दिया और पूरे मुल्क में मुतवल्लियान ने उजलत में मुमकिना वक्फ इमला को अपलोड करने की कोशिश की, तो हर जगह से पोर्टल के बार बार जाम हो जाने, सुस्त हो जाने, बल्कि बिल्कुल ही रुक जाने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लिहाजा डेटा अपलोड करने के वक्त में तोसी के लिए मरकजी वजीर अक़लियती उमूर से मुलाकात का फैसला किया गया है। जमीयत उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और
प्यार का मजहब है और यही तालीम देता है। फिरका परस्त कुव्वतें इस्लाम से खौफजदा होकर, उसकी रोशन तालीमात से खौफजदा होकर उसके खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडा करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम की आला तालीमात पर अमल करें। फिरका परस्त ज़हनियत डरती है, मैं कहता हूं वो एटम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। जो कुछ कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, हम उनको सुनते हैं, हम उन्हीं की तरह काम करने लगे। हम मुसलमान हैं, इस्लाम को छोड़कर किसी और रास्ते को हम नहीं अपनाएंगे। इस्लाम पर हम जीते हैं, इस्लाम ही पर मरना चाहते हैं। बीजेपी के तर्जुमान और साबिक मरकजी वजीर सैयद शाहनवाज हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनके अहल खाना के साथ दिल्ली में मुलाकात की। मुलाकात के बाद शाहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया पर कहा कि वो उनके अहल खाना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनका प्यार और आशीर्वाद हासिल किया। उन्होंने कहा यह मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। मुलाकात के दौरान उनकी अहलिया मोहतरमा रानो हुसैन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना शेरी मजमुआ भी पेश किया, जिसे वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल किया। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में फ़िलिस्तीन के साथ इजहार यकजहती के उन्वान से एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कौमी व बैनुल-अक़वामी शख्सियात के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने भी शिरकत की। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का मकसद फ़िलिस्तीन में जारी इंसानी बहरान और मौजूदा संगीन हालात पर आलमी तवज्जो मबजूल कराना था। इस मौके पर फ़िलिस्तीन के सफ़ीर अब्दुल्ला मोहम्मद अबू शावेश ने कॉन्फ्रेंस में शरीक तमाम मेहमानों और मंदूबीन का इस्तकबाल किया और फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली रोशनी डालते हुए वहां के अवाम को दरपेश शदीद इंसानी मसाइल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम तवील अरसे से जुल्म, जबर और नाइंसाफी का शिकार हैं और आज जरूरत इस बात की है कि आलमी बिरादरी खुलकर फ़लस्तीन के हक में आवाज बुलंद करे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद ने फ़लस्तीन में जारी तशद्दुद, इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों और निहत्ते शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैसेज वो है जो हिंदुस्तान का मैसेज है। हमेशा हिंदुस्तान ने फ़िलिस्तीन का साथ दिया है और आगाज़ से आखिर तक, बुरे वक्त से अच्छे वक्त तक, अच्छे वक्त से बुरे वक्त तक कभी हिंदुस्तान ने फ़िलिस्तीन का हाथ नहीं छोड़ा है। लेकिन आज वो वक्त है जब दुनिया में इस बात को नुमायां करना है कि फ़िलिस्तीन में जो मसाइल हैं, जो वहाँ पर हमको एक तकलीफ़ की चीज़ सामने आई और जिस तरह से वहाँ पर लोगों के साथ सलूक हुआ है, उसको ख़त्म करके टू स्टेट सॉल्यूशंस का एक रास्ता निकालना है जहां हम लोग अमन और खुशी के साथ रह सकें। उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम लोग क्या उसमें कर सकते हैं, इस पर गौर करने का ये मौका था। क्योंकि सॉलिडारिटी का दिन था, तो सबसे पहले खड़े होकर हमें ये कहना है कि हमारी सॉलिडारिटी इंसानियत के साथ है, फ़िलिस्तीन के साथ है, फ़िलिस्तीन के बच्चों के साथ है और आने वाली कौम के साथ। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का मसला सिर्फ एक खित्ते का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का मसला बन चुका है और आलमी इदारों को चाहिए कि वह इस तनाज़े के मुस्तकिल और मुनसिफाना हल के लिए फौरी इक़दाम करें। सलमान खुर्शीद ने मजीद कहा कि भारत हमेशा अमन, इंसाफ और इंसानी हुकूक की हिमायत करता रहा है और फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का जज्बा हमारी कौमी रिवायत का हिस्सा है। उन्होंने जोर दिया कि फ़लस्तीन में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फराहमी और पायदार अमन के लिए संजीदा आलमी कोशिशों की शदीद जरूरत है। कॉन्फ्रेंस में शरीक दीगर मुकर्रिरीन ने भी फ़लस्तीन के हक में यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हालात इंतहाई तशवीशनाक हैं और अगर फौरी बैनुल अक़वामी मुदाखलत न हुई तो इंसानी बहरान मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुकर्रिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार भी किया। हम सॉलिड सपोर्ट क्या दे रहे हैं फ़िलिस्तीन को? फ़िलिस्तीन में रोज़ लाशों का अंबार लगता है, बच्चे कत्ल होते हैं, औरतों का बलात्कार होता है, तो हम उसके लिए हिंदुस्तान सॉलिड सपोर्ट क्या दे रहा है? तो प्लेटिट्यूड्स तो बोलना बहुत आसान है, मगर ये हम लोगों के दिल में एक खटक है, एक कसक है और हम सोचते हैं कि इस
ये जो बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है, व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस, इसका निष्कर्ष क्या है? पैलेस्टीन की सॉलिडारिटी में है ये मांग करते हुए कि पैलेस्टीन की जनता का अपना अधिकार है कि अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, वो उनको देना चाहिए। इतनी सालों से पूरी दुनिया पैलेस्टीन के साथ खड़ा है, मगर आज भी उनके साथ इनजस्टिस हो रही है। पैलेस्टीन को अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन का अपना डिग्निटी, अपना अधिकार वापस नहीं मिले तब तक इंडिया की जनता पैलेस्टीन के साथ खड़े होंगे। आखिर में फिलिस्तीनी अवाम के लिए अमन, सलामती, आजादी की दुआ की गई और कॉन्फ्रेंस के शुरका ने फिलिस्तीन के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा किया। मुंसिफ टीवी के लिए दिल्ली से गफरान आफरीदी की रिपोर्ट। बीजेपी ने आज दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 12 में से 7 वार्डों पर कामयाबी हासिल की है। जो आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस और बाएं बाजू की पार्टी 1 सीट पर जीतने में कामयाब हुई है। 12 वार्डों में से 9 पर पहले बीजेपी और 3 पर आम आदमी पार्टी काबिज थी। एमसीडी की जीत जो चांदनी चौक में हुई है, चांदनी चौक की अव्यवस्थाओं के खिलाफ मेरा सबसे पहला प्रण यही हुआ कि चांदनी चौक में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, विकास रुका हुआ था, बिजली के तारों का जंजाल था, सीवर, बिजली, पानी की समस्याएं थी, ट्रैफिक जाम की समस्याएं थी, हम लोग मिलकर के उन सब समस्याओं। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हालिया ज़मीनी इंतखाबात को वज़ीर आला रेखा गुप्ता के सियासी साख बचाने की आखिरी आजमाइश के तौर पर देखा जा रहा था। ताहम नताइज के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और रियासती हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि 10 माह पुरानी बीजेपी हुकूमत अपने ही कई मजबूत वार्ड्स में अवामी एतमाद खो बैठी। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के अस्तित्व का चुनाव था। अपनी साख और अपनी सरकार की साख बचाने के लिए रेखा गुप्ता जी एक वार्ड में कई बार गई। चुनाव से एक दिन पहले जिस वार्ड में चुनाव है, अशोक विहार वार्ड में, वहां पे फ्री सिलेंडर तक बांट दी। मगरबी बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी और मरकज पर शदीद हमला किया। मालदा में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी में इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा, इसलिए उन्होंने 3 महीने पहले धोखाधड़ी से एसआईआर का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी कायदीन से मुखातिब होते हुए कहा कि आप बंगाल पर कब्जा करने के लालच में नहीं हैं, आप चाहे कितनी ही कोशिशें करें, बंगाल पर कब्जा नहीं किया जा सकता। आपने एसआईआर का इस्तेमाल करके अपनी कब्र खुद खोद ली है। कोलकाता हाईकोर्ट से 32,000 असातिज़ा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है। जस्टिस तपोव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस ऋताब्रित कुमार के डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया है कि 32,000 असातिज़ा की मुलाजमत बरकरार रहेगी। अगर 9 साल के तवील वक्फे के बाद मुलाजमत मनसूख की जाती है तो उसका मनफी रद्दअमल होगा। ए 32,000 जो टीचर जो डिसमिस हुआ दो साल पहले सिंगल बेंच के ऑर्डर के लिए, आज हम डिवीजन बेंच हम 32,000 फैमिली जीत गया। ये हमारा लिए ये विशाल बड़ा सुफल है। 32,000 फैमिली विन द मैच इन द डिवीजन बेंच हाई कोर्ट। 2 से 2.5 साल हम जो कलंक सर पर लेके घूम रहे हैं ना, उसका अवसान हुआ। हम लोग क्या बोले, ठीक से नहीं दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला धमाका केस के अहम मुलजिम जासिर बिलाल वानी की एनआईए हिरासत में 7 दिन की तोसी कर दी है। वानी को अदालत में पेश किया गया क्योंकि उनकी मौजूदा 7 दिन की तहवील बुध यानी 3 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के काजीगुंड के रिहायशी हैं वानी। उनको एनआईए ने 17 नवंबर को श्रीनगर में गिरफ्तार किया था। तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में बुध के रोज भी गिरावट का सिलसिला जारी है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया 9 पैसे टूटकर 90.05 रुपए फी डॉलर पर जाकर खुला, जो उसके अब तक की सबसे कमतरीन सतह है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म मोदी का एक पुराना बयान शेयर किया, जिसमें मोदी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। ऐसे हालात में हिंदुस्तान आलमी कारोबार में खड़ा नहीं रह पाएगा। इसके बाद कांग्रेस ने वज़ीर आज़म को निशाना बनाते हुए इस बार रुपया 90 के पार पहुंच गया, यह भी लिखा।
So unfortunately, it much higher than the current Prime Minister age. I still remember the 2014 campaign. Rupee will be stabilized at 40 kind of stories has been told. But this is a historic low for the Indian rupee. That is very sad. That shows how economically we are performing badly. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दावत दी। इस महीने की 8 और 9 तारीख को भारत फ्यूचर सिटी में समिट मुनक्किद किया जा रहा है। इस बीच रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन और मंजूरी फराहम करने की वज़ीर आज़म मोदी से अपील की। वज़ीर आज़म मोदी ने जो कि अर्ज़दाश्त पेश की, इसमें श्रीसैलम तक के रास्ते 4 लेन और बाकी तमाम दीगर तामीरी कामों के लिए मंजूरी की दरख्वास्त भी शामिल है, ताकि हैदराबाद से श्रीसैलम तक बिला रुकावट आमदरफ्त मुमकिन हो सके। कांग्रेस एमपी इस मौके पर मौजूद रहे और मीडिया को तफसीलात भी बताई। Yeah, today we visited Prime Minister's office. We had met Modi ji. We met Rail Mantri Ashwini Vaishnav ji. We met Rahul Gandhi ji. We met Priyanka Gandhi. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट से कबल दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं से भी मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा दीगर कायदीन से अहम मुलाकातें की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और मुस्तकबिल में रियासत की तरक्की, सरमायाकारी के मौके और हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपीय ममालिक को तीसरी जंग अजीम शुरू करने की धमकी दी है। पुतिन ने धमकी आमेज लहजे में कहा कि रूस यूरोप के साथ तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यूरोप से लड़ने का इरादा नहीं है और मैं ये बात 100 बार कह चुका हूं, लेकिन यूरोप ने हमारे खिलाफ जंग का फैसला किया तो रूस भी तैयार है। सदर पुतिन ने खबरदार किया कि हालात बहुत तेजी से इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं कि जहां हमारे पास बातचीत के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रंप इंतजामिया ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की जानिब से दायर करदा इमिग्रेशन दरख्वास्तों को रोक दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पाबंदी का इतलाक उन ममालिक के शहरियों पर होता है जिस पर ट्रंप इंतजामिया ने जून में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज स्टेटस हासिल करने पर उन्हें रोका था। इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने वाले ममालिक में अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरा हिंद का खैर मकदम किया और कहा कि रूस हिंदुस्तान का बहुत ही मुखलिस दोस्त है। बदले हुए आलमी सियासी हालात में रूस के साथ ताल्लुकात को फरोग देना मुल्क के लिए मफाद में है। पुराना रिश्ता हमारा रूस के साथ है, पहले यूएसएसआर के साथ रहा और इस वक्त जो दुनिया भर में उथल पुथल का एक माहौल बना है, उसमें जो आपके नोडल पॉइंट्स हैं, जो आपके पुराने दोस्त हैं, जिनको अच्छी तरह आप जानते पहचानते हैं और जो जिनमें पूरा भरोसा आपको है, उनसे फिर से गुफ्तगू करें। पापाई रोम पोप लियो ने यूरोप और अमेरिका में बढ़ते हुए इस्लाम मुखालिफ जज्बात, नस्ल परस्ती और मुहाजिरीन के खिलाफ सियासी मुहिमात पर शदीद तनकीद की। तुर्किया और लुबनान के दौरे से रोम वापस के दौरान ईसाई रहनुमाओं और जहाज में सहाफियों से वो बातचीत कर रहे थे। इस हवाले से आप देखिए तफसीली रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। ईसाई दुनिया के अजीम रहनुमा तुर्की और लबनान के दौरे के बाद वतन वापस हो रहे हैं। तैयारे में मौजूद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने अपने दौरे के साथ साथ कई बैनुल-अक़वामी व इलाक़ाई पेशरफ्तों के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। 70 साला पोप लियो ने कहा, इस्लाम से डर या खौफ इन लोगों की जानिब से पैदा किया जाता है जो चाहते हैं कि दूसरे मजहब, दूसरी नस्ल या दूसरे मुल्क से आने वालों को बाहर रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा करना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और मसीही तालीमात के खिलाफ है। पोप लियो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तारिकीन वतन से मुतालिक सख्तगीर पॉलिसियों को भी गैर इंसानी सलूक करार दिया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कलीसा को कौमों के दरमियान सरहदें खोलनी चाहिए और तबक़ाती और नस्ली दीवारों को तोड़ना चाहिए।
इस्लामोफोबिया दरअसल डर और खौफ की सियासत का नतीजा है और इसे वो लोग हवा देते हैं जो महाजरीन के दाखिले के खिलाफ कौम परस्ती और नस्ल परस्ती की सियासत को फरोग देते हैं। इस सवाल पर कि वो इस तस्वुर को कैसे देखते हैं कि इस्लाम मगरिब की ईसाई शनाख्त को खतरे में डालता है, तो पोप लियो ने कहा कि तुर्किया और लबनान में मेरे क़याम के दौरान मैंने जो तमाम मुलाकातें की वो ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान अमन और एहतराम पर मरकूज थीं। मैं जानता हूं कि कभी कभार यूरोप में खौफ मौजूद होता है, लेकिन ये अक्सर उन लोगों की वजह से होता है जो हिजरत के मुखालिफ हैं और किसी दूसरे मुल्क, मजहब या नस्ली पस मंज़र से आने वाले लोगों को खारिज करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान बातचीत और दोस्ती वाकई मुमकिन है। मेरा ख्याल है कि लबनान दुनिया को जो सबसे बड़ा सबक दे सकता है वो ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां इस्लाम और ईसाइयत दोनों मौजूद हैं और इनका एहतराम किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।